नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र। सीजीवाल में आप सभी का स्वागत है। कॉलेज के समय में हमने एक फिल्म देखा था जिसमें नायक कहता है कि ऐसा यदि नहीं होता तो ऐसा कुछ होता, यदि वैसा कुछ होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। आज हमारे साथ बिलासपुर के लोकप्रिय सांसद अरुण साव है। उनके साथ जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ही हुआ। एक अच्छा नाम जुडिशरी के दुनिया में उनका लिया जाता है, एकाएक उनका राजनीति में आना। अब हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या उनका राजनीति में आना प्रयास था या इत्तेफाक था। अरुण साव जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। सवाल तो पहला यही है कि राजनीति में आपका आना इत्तेफाक था या प्रयास था। वास्तव में मेरे पिताजी भी राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। गांव के 18 साल सरपंच के रूप में वे अधिवक्ता भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में मुंगेली क्षेत्र में एक बड़ा नाम था उनका, और उनके सानिध्य में मैंने राजनीति एक तरह से कहें तो विरासत में मिली है। पर राजनीति से बड़ी बात मेरे मन में बचपन से समाज सेवा की बात मेरे मन में आती थी, और जब भी कभी समाज सेवा के काम का अवसर आता था, लोगों की मदद करने का अवसर आता था, तो मैं सब कुछ छोड़ के उस काम में लगता था। और इसी स्वभाव के कारण छात्र जीवन से राजनीति में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। संगठन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, और तब से एक तरह से समाज सेवा का शौक था। समाज सेवा के कारण से राजनीति में आया हूं। कभी कोई लक्ष्य बनाकर मैंने अपने जीवन को नहीं जिया है। मेरे सामने जो काम होता है, मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है, मैं पूरी ताकत लगाकर, पूरी क्षमता के साथ, पूरी योग्यता के साथ उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का ही प्रयास करता हूं। सन 2000 में जब बिलासपुर में उच्च न्यायालय खुला और मुझे लगा कि मुझे उच्च न्यायालय में वकालत करना चाहिए, तो मैं बिलासपुर आकर उच्च न्यायालय में वकालत करने लगा। और फिर शासकीय अधिवक्ता की जिम्मेदारी मिली और उप महाधिवक्ता के पद पर काम किया। तो सारे काम छोड़कर केवल और केवल मुकदमे और न्यायालय के काम में लगा रहा। मेरी जितनी योग्यता क्षमता थी, जितना मेहनत कर सकता था, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मैंने उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का प्रयास किया। ये लोगों के लिए समीक्षा का विषय है कि मैंने कितना और कैसे काम किया। और आज बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद के नाते जो जवाबदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाने का प्रयास कर रहा हूं। जनता ने जो आशीर्वाद दिया, पार्टी ने जो मौका दिया, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम कर रहा हूं। साव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अच्छा खासा तो जुडिशरी आपका चल रहा था, बहुत लोकप्रिय आप अधिवक्ता थे, बहुत कुछ संभावना थी कि शायद कहीं पर किसी हाई कोर्ट में जिम्मेदारी भी मिलती। फिर आप एकाएक राजनीति में कैसे आ गए? वो भी तो एक समाज सेवा है। जब मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से समाज सेवा का शौक था, और जब ये विषय आया कि मुझे लोकसभा के लिए पार्टी प्रत्याशी बनाने पर विचार कर रही है, मुझसे अभिमत लिया गया, तो मैंने कहा समाज सेवा और लोगों को मदद करने का मेरा शौक है, और यदि पार्टी ये जिम्मेदारी देती है तो मैं निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। और इसलिए मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा कि मुझे कुछ मिलना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है। मुझे जो जिम्मेदारी मिली, चाहे समाज ने दिया हो, परिवार ने दिया हो, उस जिम्मेदारी को किस तरह से
बहुत अच्छे से अच्छा करने का ही प्रयास मेरा है। और इसलिए जब ये प्रस्ताव आया लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने का, तो चूंकि मेरा शौक था समाज सेवा, इसलिए मैंने सहर्ष स्वीकार किया। इस पे ये नहीं देखा कि मुझे शायद नुकसान होगा या फायदा होगा, लेकिन मैंने अपने शौक के चलते, समाज सेवा का जो स्वभाव है मेरा, उसके चलते ये निर्णय लिया। और आज ये बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है कि शौक हो और वो फिर प्रोफेशन में ढल जाए या जीवन में उतर आए। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना ये वैश्विक परिदृश्य में हम देखते हैं कि संक्रमण का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव समाज पर दिखाई दे रहा है, देश पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन इस कोरोना काल में ये महसूस किया जा रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 15 साल तक थी, उसका सांसद यहाँ अकेले जंग लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बिलासपुर में। बिलासपुर आप खूब तरीके से जानते हैं कि रायपुर के बाद बिलासपुर ही एक ऐसा शहर है, महानगर है, जहाँ पर कोरोना का विकराल स्वरूप देखने को मिल रहा है। फिर आपकी यहाँ पर 5 विधायक हैं, फिर भी आप अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पार्टी का सहयोग नहीं मिल रहा है क्या आपको? भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है और कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के पीरियड में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक सिपाही के नाते लोगों को मदद करने में जुटा हुआ है। और मेरा काम इसलिए लोगों को दिखता है कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, छोटा सा छोटा जनप्रतिनिधि, बड़ा जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने इस कोरोना के काल में, इस विपदा के समय में जनता के साथ खड़े होकर जनता को मदद करने का, उनको हर संभव सहयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने किया है। चूंकि एक जनप्रतिनिधि हूं, लोकसभा का सदस्य हूं, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैंने कोशिश किया कि अधिकतम लोगों तक मदद कर सकूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी इस अभियान में जुटा हुआ था। आप सीधे सीधे आप जिम्मेदारी दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि वे इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष आपके ऊपर निशाना साध रहा है कि कोरोना संक्रमण के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की गलत नीतियां जिम्मेदार है। आखिर ये जिम्मेदारी किसके सिर पर जानी चाहिए? वास्तव में आप वैश्विक परिदृश्य में देखेंगे तो आज अमेरिका से तुलना करें, अमेरिका में किस तरह से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की की हुई है। भारत से बहुत छोटा देश है जनसंख्या में, और चिकित्सा की खूब सुविधाएं अमेरिका में हैं। उसके बाद आज अमेरिका की हालत क्या है? और वहीं भारत इतना बड़ा देश, और हमारी देश में चिकित्सा की व्यवस्था जो है किसी से छुपी नहीं है। उसके बावजूद कम संक्रमण होना देश में, ये इस बात को दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समय पर निर्णय लिए गए, चाहे वो लॉकडाउन का हो, बाकी सारी व्यवस्थाएं हो, और आप कल्पना करें कि इस लॉकडाउन पीरियड में आम लोगों को, गरीब लोगों को किस तरह से सरकार ने संबल दिया, मदद किया। मैं कुछ रोकना चाहूंगा कि आप इस चीज आरोप को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। जब लॉकडाउन लागू किया गया, उसमें पूरे देश की बात बता रहा हूँ, 550 लोग कैजुअलिटी हुई थी। आज इतना तो हमारे छत्तीसगढ़ में लोग खत्म हो रहे हैं। पूरे देश में आज का आंकड़ा मैं बता देता हूँ, 92,000 लोग संक्रमित हुए हैं। तो लॉकडाउन सफल क्यों नहीं हुआ? आप हमेशा तुलनात्मक अध्ययन क्यों कर रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा हुआ, चाइना में ऐसा हुआ, उसकी चिकित्सीय व्यवस्था ऐसी थी? ये चीज जानकारी तो आपको 3 दिसंबर को मिल गई थी कि कोरोना का प्रकोप आ गया है भारत में, और उसको लागू करते करते लॉकडाउन 24 मार्च हो गया। तो इस देरी का कारण क्या है? आपको दिसंबर में पता चलता है और 24 मार्च को लागू करते हैं। देखिए, ये इतना बड़ा देश है
भौगोलिक क्षेत्रीय विविधताएं हैं और सरकार ने पूरी तैयारी की, समीक्षा किया, देश के संसाधनों पर विचार किया कि आज हमारा देश किस तरह के निर्णय को कर पाने में, उसको पालन कर पाने में सक्षम है। और सारी समीक्षा और सब प्रकार से विचार करने के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया। ये ठीक है कि आज कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन कई राज्यों में, आप दिल्ली का उदाहरण लें, एक समय कितना तेजी से बढ़ा, अभी नियंत्रण में है। तो इसी तरह से सरकार पूरी ताकत लगाकर, भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से पूरी ताकत लगाकर लगी हुई है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ा, केंद्र सरकार के विशेषज्ञ आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में, सरकार की प्लानिंग, सरकार की योजनाएं, सरकार की व्यवस्थाएं, इन सब की वो समीक्षा कर रहे हैं, सरकार को मदद करने के लिए आए हैं छत्तीसगढ़ की सरकार को। तो भारत सरकार पूरी तरह से गंभीर है और आने वाले कुछ दिनों में एक चीज और सामने आ रही है साहब जी, बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं, उसको शायद आप स्किप कर रहे हैं उसको, कि 30 तारीख को पहली कोरोना मौत सामने आई थी बात। उस समय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस नेता जो हैं, संसद में इस बात को उठाए थे। आप लोगों ने इसको बिल्कुल हवा में उड़ा दिया कि बिल्कुल ये सब डरवाने वाली बात है। क्या ये नमस्ते ट्रंप के लिए ये लॉकडाउन नहीं लागू हुआ, या हमने यह भी महसूस किया है, देखा है, पूरी पत्रिकाएं, समाचार पत्रों में अटा पड़ा है कि जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार बनती है लॉकडाउन लागू हो जाता है। क्या आप लोग लॉकडाउन का इंतजार सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के लिए कर रहे थे, और जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है? बिल्कुल सरासर बेबुनियाद आरोप है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक आरोप है। सरकार की सारी एजेंसी, जब से ये मामला आया था तब लोकसभा का सत्र भी चल रहा था, उस दौरान लोकसभा सत्र में देश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार उसकी समीक्षा कर रहे थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के अन्य देशों से, विशेषज्ञों से उनकी बातचीत हो रही थी, नियमित रूप से समीक्षा हो रही थी, और समीक्षा करके सरकार पूरी तरह से सजग थी। और सजगता के कारण, किसी एक राज्य के सरकार के कारण देश की जनता को ऐसे महामारी में झोंक दे, ये भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। देश की जनता के लिए एक नहीं कई सरकारें निछावर करने को भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयार रही है, आगे भी तैयार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए न कभी इतिहास में लोगों को नुकसान पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, न आगे पहुंचाएंगे। कोरोना महामारी से निपटने में भारत सरकार ने पूरी ताकत लगाई है, पूरा मेहनत किया है, और इसीलिए आज भी बढ़े हुए दौर में भी अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति संतोषजनक है। जनता ये जानना चाहती है, पब्लिक ये देखना चाहती है, सुनना चाहती है आपके मुंह से कि लॉकडाउन लगाने से ठीक एक दिन पहले ताली, थाली और दिया जलाया गया। आपने भी जलाया है, बड़ा अच्छा लगा था वो दिया, चारों तरफ पूरे भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने जलाया। उसका कुछ कोरोना से ताल्लुक है क्या? बहुत ताल्लुक है, बहुत ताल्लुक है। कि हमने एक और इसको सुन लीजिए, 21वीं सदी में क्या ये प्रासंगिक है क्या? अब तो ये बात आने लगी है, हमने तो प्रधानमंत्री सुना था तो पता चला तांत्रिक निकल गए। आप जिस उद्देश्य से वो किया गया, उस उद्देश्य के बारे में आप गंभीरता से विचार करें। ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस कोरोना महामारी से जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता सामने नहीं आएगी, तब तक सरकार के भरोसे या सरकारी एजेंसियों के भरोसे इस विपदा से आप निपट नहीं सकते। देशवासियों को जोड़ने के लिए, देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि ये महामारी की स्थिति में हम पहुंच रहे हैं, आप सबको सजग होना पड़ेगा, आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, और आप सबको जो सरकार के नीति तय होगी उस नीति को पालन करते हुए इस महामारी से खुद को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। स्ट्रेटजी थी बिल्कुल, देश के लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोगों में जागरूकता हासिल करने के लिए। आज जब सरकार कोई भी योजना लाती है, जन जागरण करती है, जनता के बीच उस
योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है ताकि वो योजना सफल हो। उसी तरह से आप इतनी वैश्विक महामारी से, आप के ऊपर आने वाली महामारी है, फैल रहा है पूरी दुनिया में, भारत देश में भी शुरुआत हुई है, तो देश की जनता को जागरूक करने के लिए, देश की जनता को उस अभियान में जोड़ने के लिए इन सब कामों को करना आवश्यक था और उसका सकारात्मक परिणाम मिला। उसका सकारात्मक परिणाम मिला। उस दौर में यदि जनता जागरूक नहीं होती, सरकार ने, मोदी जी ने यह प्रयास नहीं किया होता, तो आज जो स्थिति है उससे कई गुना अधिक देश की स्थिति भयावह होती। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत अच्छी एक हुनर है, ऐसा कांग्रेसी नेता भी कहते हैं। आप लोग इवेंट मैनेजमेंट के माहिर हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? किसी चीज को आप कैश करना आप लोगों को बनता है, खूब बनता है। इस काम में तो कांग्रेस ज्यादा माहिर है। पिछले 70 सालों से 72 सालों में देश की जनता को भ्रम में डालकर, भुलावे में डालकर वो देश में राजनीति करते रहे हैं, इसलिए इस काम में वो माहिर हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राष्ट्र और राष्ट्रहित को लेकर चलती है, उससे कोई समझौता नहीं। राष्ट्रहित में जो काम हो सकता है वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के इस दौरान किए गए कामों की प्रशंसा हुई। आज दुनिया में नरेंद्र मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। आज दुनिया में भारत की ताकत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। साहब जी, ये भी एक आरोप आ रहे हैं आपके ऊपर कि आप लोग बड़ी ही एग्रेसिव राजनीति करते हैं, बड़ा ताना बाना छिन्न भिन्न कर देते हैं, नैतिकता को किनारे रख देते हैं और सब कुछ काले को सफेद, सफेद को काला कर देते हैं। राहुल गांधी कहा करते थे कि चीन जो है आपके देश के अंदर आ गया है, उसमें तत्कालीन समय में स्थित बड़े बड़े नेताओं ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाद में राहुल गांधी सच साबित हुए कि चीन फिंगर 4 तक आ गया है, बावजूद इसके आप लोग माने नहीं। अब प्रधानमंत्री कहते हैं हाँ वो आ गए हैं लेकिन हम घुस गए हैं। कांग्रेस पार्टी उस दिन कहां थी जब 1200 बार चाइना ने भारत की सीमा पर अतिक्रमण किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस कहां थी? मैं आपको ये कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि आज चीन के साथ जो तनाव की स्थिति है वो केवल और केवल इसलिए है कि भारत की सेना ने चाइना के सैनिकों को सीमा में घुसने से रोका, अतिक्रमण करने से रोका, और इसलिए यह तनाव की स्थिति हुई है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करता है और नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के भरोसा को कायम रखते हुए चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग कर रखा है। कम से कम ये तो चीन आज तड़फड़ा रहा है। चाइना की कमर हमने तोड़ दी है, चाइना को पस्त किया है, और आगे चलकर चाइना हारेगा, भारत जीतेगा। ये चीज तो स्वीकार करिए ना कि भारत के अंदर चाइना घुस गया है। मैं वही कह रहा हूं आपसे, एक एक इंच जमीन का हिसाब चीन से लेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जो आरोप लगाने वाले हैं, जो चुपके से चाइना के राजदूत से जाकर मिलते हैं, जो चाइना से एमओयू करते हैं, जो चाइना से चंदा लेते हैं, उनको कोई हक नहीं है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का। जिनके कार्यकाल में 1200 बार चाइना ने भारत की सीमा पर अतिक्रमण किया, आज जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना चाइना से दो हाथ कर रही है, तब इनको दर्द हो रहा है। एग्रेसिव राजनीति का एक और पहलू भी है कि पड़ोसियों ने आपका साथ छोड़ दिया है। अमेरिका साथ देने आ रहा है, पड़ोसियों से तो आपके अच्छे संबंध होने चाहिए। पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे होंगे, आने वाले समय की थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए। चाइना ने जो षड्यंत्र रचा था कांग्रेस की सरकार के सहयोग से, उसके कारण से ये तकलीफ आई है। आने वाले समय में धीरे धीरे करके हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में जो मुद्दे हैं वो मुद्दों का निराकरण होगा, और आने वाले समय में दुनिया जो है, दुनिया का नेतृत्व तो भारत करेगा, ये आपको दिखेगा। अर्थव्यवस्था बहुत
चरमरा गई है साहब जी इस ये कोरोना काल में। लॉकडाउन ठीक से नहीं हुआ या लॉकडाउन की स्थिति खराब ही, इनमें क्या कारण हो सकते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है? पहली तिमाही की बात बता रहा हूँ। जिस तरह से दृश्य दिखाने का प्रयास हो रहा है वैसी स्थिति नहीं है। आज भारत सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और निश्चित रूप से लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के काल में आर्थिक गतिविधियां कम हुई है, उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। आने वाले समय में आपको इसका असर दिखेगा और देश जो है आर्थिक रूप से सशक्त होकर दुनिया के सामने थोड़ा सा हम लोग अपने प्रदेश साइड चले आते हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि आप लोग अड़ंगा की राजनीति करते हैं, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं लोग। जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस केवल यही रट लगा रही है, अपनी असफलता का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की राजनीति लगातार रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस कोरोना के काल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया। 2.5 करोड़ की जनसंख्या है राज्य की, 1,96,00,000 लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 78 लाख महिलाओं के खाते में राशि डालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 14 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। ऐसे हर तरह से मदद की। 216 करोड़ रुपया आपदा राहत मद से दिया, हर प्रकार से मदद किया। आज आप हिसाब पूछें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से, इस विपदा के समय में 1 रुपए की भी मदद किसी ग्राम पंचायत को किया, 1 रुपए की मदद किसी नगरीय निकाय को किया, जिनके दम पर आप कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन निकायों ने, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राशि दी, उस पर काम किया। तो फिर जीएसटी की कंपनसेशन राशि क्यों नहीं दे देते हैं आप? देंगे, दे रहे हैं, आगे भी देंगे। लेकिन आरोप लगाने से पहले आपको भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भारी बहुमत से चुना है। इस विपदा के समय में आपने 1 रुपए की भी मदद किसी जनता को किया? किसको किया मदद? ग्राम पंचायतों ने क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था की, किस पैसे से किया? आपने भी तो सांसद मद से पैसा नहीं दिया। दिया है 1 करोड़ रुपया स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया है, मुंगेली और सिम्स के लिए। पीएम केयर में पैसा दिया और पीएम केयर से वापस जितना दिया था उससे ज्यादा पैसा अपने तीनों जिलों को दिलवाया। का पैसा कब दिलवा रहे हैं आप लोग? वो भी दिलवाएंगे, लेकिन जो दिया है उस पर भी तो काम करें। और आपने अपने संसाधनों से क्या किया ये भी आपको बताना पड़ेगा। केवल केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको आरोप लगाने के लिए, केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने इतने बहुमत से सरकार नहीं दिया है। आपने, मैं पूछ रहा हूं, 1 रुपए की भी मदद की है? आपने यदि 10 रुपए का मदद किया है तो हमसे पूछते आप कि आपने कितना किया। आपने 1 रुपए भी मदद नहीं किया। आज बिलासपुर नगर निगम इतना बड़ा शहर है, कितने रुपए का मदद? 2 साल में जनता के विकास के लिए कितना रुपया दिया बिलासपुर शहर को? कोरोना के विपदा के समय में कितना रुपए दिया जनता के लिए काम करने का? इसका हिसाब आपको पहले देना पड़ेगा, तब आप बोलोगे। मैंने आपसे हिसाब मांगने से पहले अपना हिसाब रखा। छत्तीसगढ़ सरकार हिसाब देना चाहिए कि आपने क्या किया इस कोरोना के काल में। एक सवाल छत्तीसगढ़ सरकार का और दे दीजिए कि 25 लाख किसान को आपने किसान योजना के तहत राशि अकाउंट में डाले, फिर एकाएक 5 लाख हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आता वो सही था कि अब सही है। देखिए, वो ऑनलाइन सिस्टम है, उनके किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने का काम राज्य सरकार का अमला करता है। भारत सरकार का अमला तो नहीं है यहाँ, किसानों के पंजीयन का काम, और वो ऑनलाइन सिस्टम है। तो 25 लाख को पहले किस्त कैसे मिल गई, फिर 5 लाख में आप आ गए कि इन्होंने जो जानकारी चाहिए वो नहीं भेजी है, इनकी कारण है। राज्य में ये चल रहा है, आप समझ लें, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अन्य भारत सरकार की योजनाएं हो, उन योजनाओं के लाभ से वंचित करने का षड्यंत्र राज्य की कांग्रेस सरकार करती है, ताकि उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को न मिले और लोगों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति नाराजगी हो। राज्य की कांग्रेस सरकार समझे
आपकी जनता को जो मदद जहां कहीं से भी आ रहा हो, आप मदद नहीं कर रहे हो, कोई और मदद कर रहा है, उसमें रोड़े अटका रहे हो आप। 1.5 साल तक प्रधानमंत्री आवास योजना का किस्त नहीं दे पाई राज्य की कांग्रेस सरकार, जबकि भारत सरकार ने अपने हिस्से की राशि जमा कर दी थी, भेज दी थी छत्तीसगढ़ में। हर योजना में इसी तरह से आज छत्तीसगढ़ के गांव में जो रोजगार मूलक काम हुए हैं, वो रोजगार मूलक काम हम पहले सुने हैं कि राहत कार्य चला थेगा, छत्तीसगढ़ सरकार पैसा भेजी से। आज 1 रुपया का राहत कार्य खोले छत्तीसगढ़ सरकार है गांव में, 1 रुपया के एक ठो गांव में जितना काम चला है रोजगार मूलक मनरेगा के अंतर्गत चला है, 14वें वित्त आयोग के पैसे से चला है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1 रुपए का भी रोजगार, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया है। एक कल की ही खबर है और आपसे ही जुड़ी है। अकेले कंधे को लेकर जैसे कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिले में लेकर चल रहे हैं आप, लेकिन कल बैठक लिए, परसों बैठक लिए, एकाएक नियम आ जाता है कि अब बैठकें नहीं होंगी। क्या वो बैठक इतना खतरनाक था कि शासन को, सामान्य प्रशासन को कहना पड़ा कि अब सरकारी संस्थानों में बैठक नहीं होगी? ऐसी क्या वजह रही होगी और कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, एक लोकसभा सांसद के नाते जो जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से मुझे प्राप्त है, उसके अनुरूप दिशा कमेटी की बैठक हुई। जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं सांसद, उस नाते मैंने बैठक ली। और ये राज्य सरकार के भी निर्देश थे, केंद्र सरकार से भी निर्देश थे, ये बैठकें होनी चाहिए, लंबा समय हो गया। शायद दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए, एकाएक बैठक खत्म हो गई, अब नहीं ले सकते बैठक, आप सेंसर हो गया है सांसद महोदय। अब वास्तव में ये आदेश मैंने देखा नहीं है, किस संदर्भ में ये आदेश जारी हुआ है, देख लूं तब उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। लेकिन निश्चित रूप से ये विकट समय है, जिस तरह से कोरोना के केसेस छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करे, किस तरह से लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए, लोगों की जान की रक्षा करे। लेकिन शुरू से, जैसा मैंने आपको बताया, कि राज्य सरकार कोरोना के लिए भी गंभीर नहीं थी। जब कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी त्राल ठोकते नजर आए थे कि केंद्र सरकार से पहले लॉकडाउन हमने किया, हाँ, हम रोकने में सफल हुए। 3 दिन पहले लॉकडाउन था, 19 तारीख को था, 19 मार्च को। लेकिन बाद में आज क्या हो गया? आज क्यों बढ़ रहे हैं केस? आज किसकी जवाबदारी है? आज तो आपके ही मांग पर भारत सरकार ने आपको छूट दे रखी है कि आप अपने हिसाब से अपने राज्य की व्यवस्था करें, नियंत्रण करें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है, आर्थिक रूप से, अन्य जो साधन चाहिए वो सब दे रही है। आपने देखा अरुण साव सांसद लोकसभा बिलासपुर स्पष्ट रूप से उन्होंने इनकार किया कि केंद्र शासन की तरफ से कहीं पर भी राज्य शासन के खिलाफ काम नहीं हो रहा है। राज्य शासन ने जो चाहा केंद्र सरकार ने वो दिया है। बावजूद इसके यह कहना कि लॉकडाउन की गड़बड़ी के चलते कोरोना का प्रसार ज़्यादा हुआ, यह गलत है। दरअसल अरुण साव का यह मानना है कि ये सब कुछ गलतियां कुछ राज्य सरकारों से हुई है। अरुण साव ये नहीं मानते कि अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। बावजूद इसके उनका कहना है कि आने वाले समय में देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे सुनहरे दौर से गुजरेगी। बने रहिएगा हमारे साथ, अगला चेहरा कौन होगा? दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।